हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, उसमें जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो थी वो पढ़ना था आज, यानी सारणिक के गुणधर्म, है ना। ठीक है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये बहुत ही खास प्रॉपर्टीज़ हैं अपने, क्योंकि डिटरमिनेंट पे क्वेश्चन आरबीएससी में पक्का ही आता है, आपको मालूम है 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है तो आपको वो क्वेश्चन भी नहीं होगा आपका। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है आपके लिए, आपको सभी को याद भी रखना है। और अब जब आगे आप इसके क्वेश्चन करें तो उससे पहले ये प्रॉपर्टी तो विशेष ध्यान रखनी है आपको। ये प्रॉपर्टीज होती क्या है तो आपको बताऊंगा। जैसे कि डिटरमिनेंट की आपने पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी सीखी थी पिछले एक्सरसाइज में, जैसे हमने, तो वहाँ पे हम उसका एक्सपेंशन करते थे, प्रसार करते थे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुसार। ठीक है, फिर उसकी हम वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन ऐसे बहुत सी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सी डिटरमिनेंट ऐसी होती हैं जिसकी ऐसे अगर हम प्रसार करें तो बहुत बड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है और उनको ज्ञात करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बल्कि आप उसको प्रॉपर्टीज़ की सहायता से कुछ स्टेप के द्वारा ही आप उसको उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज जो आपको क्वेश्चन को इजी बनाती है वो ही है कुछ, और उन्हीं का यूज करके वो आगे वैल्यू पूछेगा। वो क्वेश्चन में लिख के भी देता है कि बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सोल्व दिस इक्वेशन, है ना, या सोल्व दिस डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वहाँ पे आपको यानी कि सारणी का जब मान निकालना है तो वो इस प्रॉपर्टी की सहायता से ही निकालना है। तो यानी कि ये आपको आनी ही चाहिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं इसको शुरू करता हूँ। कुछ एक प्रॉपर्टी है, वैसे तो 10 दे रखी है आपकी बुक में, तो लेकिन कुछ एक जो काम की है मैं केवल आपको वही बताऊंगा। आपको केवल वही याद रखना है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है, उसके अलावा आपको ये नहीं याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब ये है कि जब आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं ना, तो डिटरमिनेंट के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, जब आप रो को कॉलम में और कॉलम को या रो में चेंज कर देते हैं, है ना, कॉलम को रो में, रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में, तो वहाँ पे जो डिटरमिनेंट है उसके मान में कोई भी चेंज नहीं होता है, वैल्यू नो चेंज। तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी पंक्ति को अगर आप स्तंभ बना देते हो और स्तंभ को पंक्ति बना देते हो ना, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे कि उसकी वैल्यू जिसको फाइंड करनी है, ए बी सी और डी मान लो ये है, तो इसकी वैल्यू जैसे कितनी है, इसकी वैल्यू है ए डी माइनस बी सी, ये तो वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ कि अगर इसकी रो को मैं कॉलम बना देता हूँ, यानी ए बी और सी और डी, और कॉलम को रो बना देता हूँ, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब से कि आप अभी यहाँ पे याद करेंगे तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान अब भी कितना है, ए डी माइनस बी सी ही है। तो यानी कि इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जब भी आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप कोई भी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कॉलम को किसी भी दूसरी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं, तो डिटरमिनेंट के मान में साइन का परिवर्तन आ जाता है। यानी वो वैल्यू अगर पॉजिटिव थी तो नेगेटिव मिलेगी अब आपको, और नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव मिलेगी, है ना। ठीक है, तो उसके साइन में क्या आ जाता है, परिवर्तन। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे ही है, ये डिटरमिनेंट था, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ, है ना, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ, तो जो नई डिटरमिनेंट बनेगी मेरे पास वो क्या बनेगी, नई सारणी, वो बन जाएगी बी डी और ए और सी, ये तो बनेगी। यानी मैंने फर्स्ट की जगह सेकंड को रख दिया, सेकंड की जगह फर्स्ट कॉलम को रख दिया है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया तो देखो इसका मान जब मैं ज्ञात करूँगा तो क्या आएगा, वो बी सी माइनस ए डी, ये तो मिला। जबकि मेरा मान था कितना उस डिटरमिनेंट का, ए डी माइनस बी सी, और जबकि मैंने यहाँ पे चेंज करने के कारण मेरी वैल्यू बन गई बी सी माइनस ए डी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बनेगा, ए डी माइनस बी सी, जो कि मेरी पहली वैल्यू थी वो ही। यानी कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये कैसी मिल गई है मेरे को, नेगेटिव। यानी जो भी वैल्यू मिलेगी आपको उसका नेगेटिव मिलेगी। यानी प्लस की 5 अगर उसकी वैल्यू है तो अब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 5 हो जाएगी। अगर प्लस की 8 थी तो अब हो जाएगी माइनस की 8। ठीक है, पहले माइनस की तो अब हो जाएगी वो पॉजिटिव। तो जैसे ही अगर आप कोई भी
जब भी आप कोई भी डिटर्मिनेंट हो या कोई भी सारणिक है, उसकी जब एक कॉलम को, चाहे कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर लो या फिर कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर लो, अगर आप वहाँ पे कॉलम या रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड जो है प्रॉपर्टी वो क्या है कि यदि कोई भी दो रो इक्वल टू किसके है, या कोई भी दो बराबर है रो या कोई भी दो कॉलम बराबर है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज बिकम 0। तो यानी सारणिक का जो मान है वो कितना हो जाएगा 0, है ना। यानी कि अगर 2 रो एंड 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, 2 रो और एंड और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0। यानी कोई भी दो अगर रो इक्वल हैं या कोई भी दो कॉलम इक्वल है उसमें, तो आपको कुछ भी वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रसार करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देना 0, क्योंकि उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी, 0 ही आएगी आपके पास। जैसे कि अगर कोई भी सारणिक है A, चाहे इसमें अगर मैंने वैल्यू लिख रखी है 1 2 3 5 6 7 और यहाँ पे आ जाए 1 2 3, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो तीसरे कॉलम के बराबर है, आइडेंटिकल है, यानी सेम ही है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू निकालोगे आप तो वो फिक्स ही है, कितना आएगी, वो 0 आएगी, इसके अलावा आपको कोई मान नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई दो डिटरमिनेंट हो और उसके दो रो हो चाहे दो कॉलम हो, यानी कि दो पंक्तियां हो चाहे दो स्तंभ हो, अगर वो दोनों बराबर है उसके सभी एलिमेंट क्रॉसपोंडिंग, तो यानी उसका मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि यहाँ पे 2 आ जाए यहाँ पे 1, भाई है तो इसमें पहली रो में 1 2 3 ही है, इसमें भी थर्ड जो कॉलम है उसमें भी 1 2 3 ही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम समान मिल जाए, आइडेंटिकल मिल जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। फोर्थ, जब भी आप कोई भी डिटरमिनेंट है A जैसे कि, ठीक है, उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो, कांस्टेंट से, जैसे कि 5A से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है कि जो ये 5 है, ये जैसे कि सारणिक में आपने पढ़ा, उसमें सॉरी आव्यूह में आपने, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कि ये 5 प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होता था, मतलब कि इस जो मैट्रिक्स होती थी उसके प्रत्येक एलिमेंट से साथ गुणा होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, या तो उसकी एक रो या उसका एक कॉलम ही उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि या तो उसका एक रो या फिर उसका एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि तो आप सभी एलिमेंट्स को ही उसके मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर आपको A की वैल्यू दी गई है कितनी, A कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है 5 3 2 1, अगर मैं इसको 5A यानी 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो इसका मतलब है इसकी या तो एक रो को मल्टीप्लाई करो आप, या इसकी एक कॉलम को ही केवल मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 5 से। जैसे कि अगर मैं इसको करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 25 और ये 10, ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, यानी कि मैंने केवल फर्स्ट कॉलम को ही मल्टीप्लाई किया है, किससे, 5 से, और किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया। या फिर मैं कर सकता हूँ कि इसको सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई भी एक, आप कोई भी चुन सकते हो, या फर्स्ट रो चुन लो, सेकंड रो चुन लो, उनका मान सभी का बराबर रहेगा, यानी कि 5A ये इसके भी इक्वल रहेगा, चाहे अगर आप चाहो तो 5 2 और ये 15 और ये 5, या चाहे ऐसा कर दो कि मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, या फिर ऐसा कर सकते हो 5 किसके इक्वल होगा, ऐसा होगा कि 25 और ये 15 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, मैंने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आप इस प्रकार से ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रहे, जब भी आप डिटरमिनेंट को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी कांस्टेंट से, तो किससे मल्टीप्लाई होता है, वो केवल एक रो और एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। इसका उल्टा भी यूज करेंगे हम, क्या, जब भी कोई डिटरमिनेंट जैसे आपको मिले, यहाँ पे जैसे है कि 5 10 15, ठीक है, और ये मिल जाए आपको 20 25 13, ठीक है, 1 2 3, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे ना अपन, तो कॉमन भी एक रो से या एक कॉलम से ही बाहर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट रो है, इससे 5 बाहर निकालना चाहूँ तो 5 बाहर आ जाएगा, और ये क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 2 3 20 25 और 30, 1 2 3। अब ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें से भी 5 कॉमन निकालें, नहीं, केवल 5 बाहर आएगा, तो यानी कि इसका मतलब है एक 5 बाहर है, तो केवल एक रो से ही मैंने 5 को बाहर निकाला। अगर आप इससे भी बाहर निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 5 और 6, तो यहाँ पे एक 5 और बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो ध्यान रहे जितने रो से या जितने कॉलम से आप बाहर निकाल रहे हो वो उसी की पावर हो जाएगी उतनी ही, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया जैसे कि, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें से 5 कॉमन निकाल लो, इसमें से आप और कुछ 10 निकालना चाहो तो 10 कॉमन निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक रो या एक कॉलम से ही कोई संख्या बाहर निकल के आएगी, तो ये ध्यान रहे आपको भाई, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप एक और याद रखेंगे कि अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, या सॉरी कोई भी एक सारणिक है जिसके कोई भी रो या कोई भी कॉलम, कोई भी पंक्तियां, कोई स्तंभ के सभी एलिमेंट 2 टर्म्स में लिखे गए हों, तो आप उसको 2 डिटर्मिनेंट के रूप में व्यक्त कर सकते हो, 2 सारणिक के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हो, उसके रूप में लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको मैं बोलना चाहूँ कि जैसे कि अगर आप बात कर रहे हूँ, जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने ये दे दिया मैंने a प्लस डी, b प्लस ई और c प्लस f, ऐसे रख लो, ठीक है। x y z p q r, अगर ऐसे आपको मिल जाए कोई भी डिटर्मिनेंट, जैसा कि आपको देख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कि आपको मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि प्रथम जो पंक्ति है यानी फर्स्ट जो रो है उसका प्रत्येक एलिमेंट 2 टर्म्स में लिखा गया है, तो आप इसको 2 डिटर्मिनेंट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a b c x y z p q r और प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ से जो बच गई वो d e f और ये x y z p q r, इसको आप ऐसे 2 डिटर्मिनेंट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का इसका जो मान आएगा वो ही मान इन दोनों का मान निकाल के जब उनको आप ऐड करोगे उसी के इक्वल आएगा, कोई अलग वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। यानी कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट आपको मिले और उसकी प्रत्येक टर्म अगर कोई रो या कोई भी कॉलम की प्रत्येक टर्म जो 2 पार्टों में हो या 3 पार्ट में हो, जितने भी पार्ट्स में हो, तो आप उसको उतने ही पार्ट्स के डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको एक वैल्यू और मिल जाती है, कितनी, 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे जैसे कि 3, तो आप इसको एक और डिटर्मिनेंट बना सकते थे, कौन सी, प्लस 1 2 3 आ जाती वो, ठीक है। और x y z p q r, यानी इस रूप में भी लिख सकते थे इसको आप। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 टर्म है तो आप 3 डिटर्मिनेंट बना सकते हो उसके, है ना। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, आप रो पढ़ लो चाहे कॉलम पढ़ लो, बात सभी के लिए प्रॉपर्टी काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम है वो 2 या मोर देन, है ना, टर्म्स के सम के रूप में अगर आपको वहाँ पे शो की गई है तो आप उस डिटर्मिनेंट को भी 2 या मोर देन, है ना, टर्म्स के सम के रूप में आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे इसके बाद। और इसके बाद जो है एक प्रॉपर्टी और जो खास अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल भी रहेगी, ठीक है, 6th नंबर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि a प्लस बी अगर इस प्रकार से कोई डिटर्मिनेंट हो तो उसको आप मोड a मोड b के रूप में चेंज कर लेंगे, है ना, 2 साइन के रूप में, तो उसका वो ही मान होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसी प्रकार से अगर 6th प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो को कितनी बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, यानी किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को कितनी भी बार मल्टीप्लाई, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। या फिर चाहे ऐसा कह सकते हैं आप किसी भी कॉलम में किसी भी दूसरी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो उसके मान में कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा यूज आने वाली प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे ये ध्यान भी रखना है आपको। मेरे को लग रहा है कि कैमरे में तो आ रही होगी, लाइन अगर नज़र नहीं आ रही है तो आप मेरे वर्ड पर ध्यान देंगे। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी रो में आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यदि जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसके साइन में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ध्यान रहे, जब भी यहाँ आप इसको कॉलम में भी बोल सकते हो, किसी भी कॉलम को यदि मैं किसी भी दूसरे कांस्टेंट से गुणा करके दूसरे कॉलम को ऐड कर देता हूँ उसमें, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप एक एग्जांपल से समझ लो, यहाँ पे
कि जैसे अगर मैंने कोई भी एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये मेरा डिटर्मिनेंट है कोई, अगर मैं चाहूँ तो आपको कोई भी रो में किसी भी दूसरी रो को मैं ऐड करके मल्टीप्लाई करके किसी भी कांस्टेंट से और इसमें ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो इसके सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसको, जैसे देखो मैंने यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि मैंने चेंज कर दिया R1 में। क्या चेंज कर दिया कि मैंने R1 में सेकेंड रो को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, कोई भी बता दो, 3 नंबर से। चलो 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको ऐड कर दिया, तो इसका मतलब जो नई डिटर्मिनेंट बनी मेरे पास वो क्या बनेगी, यानी वो बन गई ए के अंदर यहाँ पे R1 में चेंज करना है ना मेरे को, 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को ऐड करना है, यानी ए में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 3D, बी में मैंने इसको 3E सेकेंड को ऐड कर रहा हूँ ना, और सी में कितना ऐड हो जाएगा 3F। भाई मैंने फर्स्ट रो में सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके तो ऐड किया, तो यानी कि ये तो बनेगी। ए में मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड किया, बी में भी 3 से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, सी में भी 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया। बाकी तो मैं इसमें चेंज नहीं किया मैंने, तो यानी डी ई एफ ऐसे रहेंगे, जी एच आई। तो ये यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने फर्स्ट रो में सेकंड रो को 3 बार मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया है, तो भी इसका मान वही है जो पहले था। ऐसा कैसे, मान तो चेंज हो गई, कुछ वैल्यू चेंज हो गई, यानी मान चेंज होना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनकी सहायता से आपको समझाता हूँ कि यहाँ से यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दो डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकता हूँ ना। जैसे कि ये प्रॉपर्टी थी अपनी 5th कि कोई भी एलिमेंट 2 टर्म्स के सम के रूप में है तो आप उसको 2 डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हो। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, और यानी कि मैं दूसरी इसको लिख सकता हूँ कि 3D 3E और 3F, और ये DEFGHI। और जैसा कि आपको मालूम है किसी भी एक रो से या किसी भी एक पंक्ति से कोई भी एलिमेंट को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 3 को बाहर निकाल लिया। अब आपको मालूम हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 3rd नंबर की अपनी कि क्या कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं या समान होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना होता है, 0। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि DEF और DEF ये दोनों बराबर ही तो है, यानी फर्स्ट रो किसके बराबर है, सेकंड रो के, यानी कि इसका मतलब इसका मान कितना है, 0। और जब 0 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कितना रहेगा, वो 0। यानी कि कुल मिला के आपके पास बचेगी वही ABC DEF और GHI, वही तो डिटरमिनेंट बच गई। ठीक है, जो सेम हमने पहले ली थी वही डिटरमिनेंट वापस आ गई। यानी इसका मतलब है कि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो कुछ चेंज तो होना है नहीं, क्योंकि जो भी वैल्यू बनेगी वो 0 रहेगी उसके साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी भी दूसरी रो को या किसी भी दूसरे कॉलम को कितने भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मान सेम ही रहेगा, वो जो आपका पहले मान था वो ही मान रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे और जो इसका यूज करेंगे हम, सबसे ज़्यादा यूज होगी ये प्रॉपर्टी, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी अपनी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। इसके साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज उसने लिखी हुई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती हैं, क्योंकि वो आपको मालूम भी है और आप बता भी सकते हैं उनके बारे में। तो थोड़ा थोड़ा तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे कि उसने बोल रखा है 7th में, तो 7th ज़्यादा इसने इनको याद नहीं रखना है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाता है, 0। तो ये आपको बताने लायक प्रॉपर्टी भी नहीं है, आपको भी मालूम है। ABC 0 0 0 अगर है, मान लो EF G है, तो वो कहता है कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सारे ही एलिमेंट उसके डिटरमिनेंट के, है ना, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसके सारे एलिमेंट कितने हो, 0 हो, तो उसका मान कितना आ जाता है, हमेशा ही उसकी वैल्यू 0 होती है। आपको भी मालूम है, अगर मैंने इसका एक्सपेंशन किया होता तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो के अनुसार इसका एक्सपेंशन कर दूंगा, यानी द्वितीय पंक्ति के अनुसार इसका प्रसार करूंगा। 0 गुणा 0 गुणा 0 सभी 0 यानी इसकी वैल्यू 0 आएगी ही। आपको मालूम है, तो ये कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, आप खुद ही बता सकते हैं तो कि सभी अगर वैल्यू 0 है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम प्रसार उसी के अनुसार करते हैं जिसमें ज़्यादा 0 हो। तो इसमें तो तीनों 0, तो तीनों 0 के अनुसार ही जब मैं इसका प्रसार करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये आपको बताने लायक भी नहीं है, आप खुद भी जानते हैं ये चीज़। तो ठीक है, 8th प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में
जो डायगोनल होता है इसके ऊपर या उसके नीचे की सभी वैल्यू कितनी हो, 0। तो जब भी उसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट की, तो केवल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, उसी के बराबर आएगी। अगर आप उसका यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, ये भी ठीक है। कि जैसे कि अगर मान लो आपके पास है A B C 0 D E 0 0 और F, अगर मान लो ये ही आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो आपको मालूम है कि डायगोनल विकिरण तो यही है ना, और विकिरण के यानी डायगोनल के ऊपर या नीचे सभी एलिमेंट कितने हो, 0 हो। जैसे कि इसमें सभी नीचे एलिमेंट कितने हैं, 0 हैं। तो जब भी आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो आपको कुछ और निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप क्या करो कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी A D और F, केवल ये ही वैल्यू आएगी इसकी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली आपको। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, A गुना D गुना F के ही इक्वल होगी, यहाँ से नई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये होता है आपके पास जब भी आपको डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे सभी वैल्यू कितनी दी हो, 0 दी गई हो। ठीक है, तो इसके बाद एक प्रॉपर्टीज और है, एक प्रॉपर्टी वो और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, 9th नंबर की जो प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा देखो, ये 9th नंबर की जो प्रॉपर्टी है, वैसे तो अगर आपको बोला जाए तो 3 प्रॉपर्टीज है इस प्रकार की, तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉपर्टी आपके तो क्वेश्चन भी प्रूव कराएगा वो प्रॉपर्टी में, ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन वाले क्लासेस जो हैं उनके लिए ज़रूर प्रॉपर्टी का काम करती है, लेकिन आपके लिए नहीं है ये। तो मैं अगर, लेकिन फिर भी एक बार लिख तो देता हूँ कि वरना आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉपर्टी थी और हमारी यूज़फुल नहीं थी। 1 1 1 जैसे कि यहाँ पे मिल जाए x और x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखते हैं, थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बढ़ते हैं, इसलिए जो इसकी वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, तो जैसे x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, इसके इक्वल होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी आपको दी गई है। ठीक है, तो ये कुल थी अपने पास प्रॉपर्टीज इसकी। इसके अलावा अगर आप इसको याद करना चाहें ना, तो कंपटीशन में अगर आपको पढ़ना है तो 2 प्रॉपर्टीज और भी है इसी टाइप की। कैसे कि अगर आपको मिल जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखने कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आप वहाँ पे याद रखना। 1 1 1 जैसे मिल जाए x स्क्वायर x की क्यूब, y स्क्वायर y की क्यूब, z स्क्वायर और z की क्यूब, ये मिल जाए आपको। ठीक है, या मिल जाए एक ऐसे मिलता है 1 1 1 और ये मिलता है x x की क्यूब, y y की क्यूब, z z की क्यूब, तो ये भी एक आपके पास है। इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, तो इन दोनों की वैल्यू भी इसी प्रकार से होती है। जैसे 1x स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो इसकी जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो कैसे मिलेगी आपको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, उसके साथ ही क्या मिलेगा आपको, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में मिलता है आपको। और इसी प्रकार जब 1x एक्स क्यूब जब आप करते हैं तो इसमें आपको जब मिलेगा तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और क्या मिलता है इसके साथ में ही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, वो और मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ में ही। तो ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये वैसे क्वेश्चन ही है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे आगे, लेकिन आप अगर इसको याद रखना चाहिए तो कंपटीशन वाले रख लेंगे। ठीक है, बाकी आपको केवल यही प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसमें भी ये केवल जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है 6 प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको ही याद रखो आप, उसके अलावा ज़्यादा याद मत रखो। और ये याद होंगी तभी आप आगे जाके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे अभ्यास करना है ताकि आपको जल्दी जल्दी। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, किसी भी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि रो की जगह कॉलम बना दे और कॉलम को क्या बना दे, रो बना दे, यानी पंक्तियों को स्तंभ बना दे और स्तंभ को क्या बना दे, पंक्ति। तो जो उसका डिटरमिनेंट का मान होता है ना, उसमें कोई चीज़ नहीं होता है, जितनी वैल्यू उसकी पहले आ रही थी अब भी उतनी ही वैल्यू मिलेगी आपको, कोई नई वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि कोई भी रो को किसी दूसरी रो के साथ हम इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। यानी कि जैसे पहली रो को मैंने सेकंड रो की जगह रख दिया और सेकंड रो को पहली रो की जगह रख दिया, या फिर ऐसा बोलूं कि पहले कॉलम को मैं दूसरे कॉलम की जगह रख दूं, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम की जगह रख दूं, तो जो मान होता है ना उसमें क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस का था तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यानी माइनस था तो कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा उसमें। कुल मिला के बात आपके पास ये है। ठीक है, थर्ड मैंने बताया आपको कि जब भी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम है वो आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सेम वैल्यू हो, जैसे कि फर्स्ट जो अपना कॉलम है उसमें 1 2 3 ही आया है और जो दूसरा है
उसमें भी 1 2 3 ही आया, तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम ही तो है, तो मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास कितनी आएगी, 0 आएगी, तो उसमें निकालने की ही आवश्यकता नहीं है आपको। उसके बाद मैंने बताया कि जब भी किसी भी सारणिक में, किसी भी डिटर्मिनेंट में आप किसी भी कांस्टेंट से जब उसको मल्टीप्लाई करते हो तो अवयव की तरह, मैट्रिक्स की तरह प्रत्येक एलिमेंट को गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसके एक रो को या एक कॉलम को ही उससे मल्टीप्लाई करेंगे, न कि पूरे उसके एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही जब उसमें से कॉमन निकालेंगे तो भी क्या करेंगे, एक रो से या एक कॉलम से ही एक कॉमन बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कॉमन निकाले तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट से ही वो कॉमन बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने बताया किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 2 टर्म्स या 3 टर्म्स या कुछ ज़्यादा टर्म्स के सम के रूप में या सब्ट्रैक्ट के रूप में लिखा गया हो ना, तो आप उसको भी चेंज करके 2 या 3 जितनी भी आपको टर्म्स लिखी गई हैं उन टर्म्स के ही जितने बराबर डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं और उनकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे आप उसी के ही वो बराबर आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप दूसरी रो को या दूसरे कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो भी उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है, वो की वो ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके तो उसमें वो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 प्रॉपर्टी है, ये अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। कि क्या होता है कि अगर सभी एलिमेंट 0 है, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का मान भी 0 होता है। और उसके साथ ही अगर किसी भी डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे, यानी विकर्ण के ऊपर या विकर्ण के नीचे सभी मान कितने हों, 0 हों, तो जो उसका डिटर्मिनेंट का मान होता है वो उसके जो डायगोनल विकर्ण के होते हैं उनके मल्टीप्लाई के ही बराबर होता है, ठीक है। उसके साथ ही ये प्रॉपर्टी जो थी 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, इसकी अगर याद रखना चाहो तो इसका मान डायरेक्ट याद रख सकते हो कि यहाँ पे x y z तो है तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स के रूप में रख देंगे, तो ठीक है, ये मान होता है। तो आप सभी ये प्रॉपर्टी याद करेंगे, इसके बाद ही आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं इसी के क्वेश्चन के साथ, इसी के एग्जाम्पल्स जो होंगे उनके साथ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।